नमस्कार बच्चों, किसले इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 14 पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है हिमशुक। हिमशुक इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। बच्चों, सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम हिमशुक नामक एक तोते की इस कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए तो सब पाठ्य पुस्तक निकालिए। तो बच्चों, सबने पाठ्य पुस्तक निकाला? वेरी गुड। तो आज हम 14 नंबर का पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हिमशुक। बहुत समय पहले अवध में एक राजा राज्य करता था। उसके 3 लड़के थे। तीनों बहुत पढ़े लिखे, बुद्धिमान और गुणी थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमारों को परीक्षा लेने के लिए बुलाया। वह जानना चाहता था कि किसी दोषी को सजा देने के मामले में उन तीनों के विचार, वे तीनों के क्या विचार है। अब देखिए, यहाँ पर कौन से देश के राजा की बात की गई है? तो अवध देश के राजा की बात की गई। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है एक वाक्य के लिए, कौन से देश का नाम आया है या कौन से राज्य का नाम आया है? तो अवध राज्य का नाम आया है कि अवध राज्य में एक राजा रहता था और उसको कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। और वो बच्चे कैसे थे? उनके तीनों बेटे, पुत्र जो थे वो पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान थे, गुणी थे। लेकिन अब राजा उन तीनों बच्चों की एक परीक्षा लेना चाहते थे। क्यों परीक्षा लेना चाहते थे? किसी को कुछ अंदाजा है? क्योंकि अब राजा जो थे वह बूढ़े हो चुके थे और उन्हें अपने उत्तराधिकारी की खोज थी। अब तीनों बेटे थे, लेकिन राजा चाहते थे कि उनके तत्पश्चात, उनके बाद उनके राज्य पर राजा करने वाला जो उनका पुत्र होगा वह सबसे अच्छा, न्यायप्रिय, बुद्धिमान होना चाहिए। और इसीलिए अपने तीनों पुत्रों में से उचित पुत्रों को वह उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। इसलिए वह उन तीनों बेटे के, तीनों लड़कों की क्या करना चाहते हैं? परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन राजा ने तीनों राजकुमारों को बुलाया। वह क्या जानना चाहते थे? अपने पुत्रों को वो प्रश्न पूछते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उन्हें कौन से तीनों पुत्रों में से कौन सा बेटा है, कौन सा लड़का है जो उचित राज्य चला सकेगा। राजा जानना चाहता था कि किसी दोषी को सजा देने के मामले में उनके तीनों पुत्रों के क्या विचार है। मान लो उसने कहा, उसने अर्थात किसने? राजा ने, अगर मैं अपने जीवन और सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी किसी को सौंप दूं और वह विश्वासघाती निकले तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए। अब अवध राज्य के राजा ने अपने तीनों लड़कों से एक प्रश्न पूछा कि उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर सौंप दी है, लेकिन वह राजा का विश्वासघात करता है। तो ऐसे समय उस विश्वासघाती व्यक्ति को क्या सजा देनी चाहिए? यह प्रश्न राजा ने अपने तीनों लड़कों से पूछा। सबसे बड़े लड़के ने कहा, ऐसे आदमी की गर्दन फौरन धड़ से अलग कर देनी चाहिए। दूसरे लड़के ने कहा, मेरा भी यही विचार है। ऐसे आदमी को मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। उसके साथ किसी तरह की दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। तीसरा लड़का चुप बैठा रहा। क्या बात है मेरे बेटे? राजा ने उससे पूछा। तुम कुछ नहीं बोले, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, छोटे राजकुमार ने कहा, यह सच है कि ऐसे कसूर की सजा मौत के सिवा और कुछ नहीं हो सकती, लेकिन सजा देने से पहले यह बात साफ साफ और पूरी तरह से साबित हो जानी चाहिए कि वह सचमुच ही दोषी है। अब देखिए, यहाँ पर राजा ने अपने तीनों लड़कों की परीक्षा लेनी चाहिए थी और उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया कि राजा जो थे अब वो उम्र में बूढ़े हो चुके थे और वो अपने राज्य कारभार अपने बच्चों पर सौंप देना चाहते थे। इसीलिए अपने उत्तराधिकारी को तीनों लड़कों में से उससे चुनाव करना था। इसलिए वह कौन उचित लड़का है यह जानने के लिए तीनों की परीक्षा लेता है। उनसे प्रश्न पूछता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने अपने जीवन और अपने, तो राजा कहते हैं कि मुझे ऐसे उचित उत्तराधिकारी के लिए मेरे तीनों पुत्र की परीक्षा लेनी पड़ेगी। इसलिए वो उनसे प्रश्न पूछता है कि अपने जीवन और सम्मान की रक्षा के लिए
किसी को अगर मैं कुछ अपने अधिकारी सौंप देता हूँ लेकिन उसने विश्वासघात किया तो उसे क्या सजा देनी चाहिए। तो पहले सबसे बड़ा जो बेटा है वो कहता है कि उसकी गर्दन फौरन धड़ से अलग कर देनी चाहिए। दूसरा बेटा कहता है कि उसे मृत्युदंड देना चाहिए, उसकी तरफ उसके प्रति किसी भी प्रकार की दया की भावना नहीं दिखानी चाहिए। तीसरा बेटा जो होता है वो चुपचाप बैठा रहता है। वह सोच रहा है। यह देखकर उसके पिताजी अर्थात अवध राज्य के राजा उससे पूछ रहे कि क्या बात है बेटे, तुम कुछ नहीं बोल पा रहे हो, तुम्हारा क्या विचार है। इसलिए अपना राजा का छोटा राजकुमार कहता है कि महाराज यह सच है कि ऐसे कुसूर व्यक्ति को जो सजा है वो बहुत बड़ी होनी चाहिए, उसे मौत के सिवा कुछ और सजा नहीं हम दे सकते। लेकिन उसे सजा देने से पहले यह बात हमें साफ साफ और पूरी तरह से साबित कर लेना चाहिए कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं, वह सचमुच दोषी है या नहीं। इसकी हमें जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। यानी तुम्हारे विचार से ऐसा न किया गया तो निर्दोष आदमी भी मारा जा सकता है। राजा ने पूछा। हाँ, राजकुमार ने जवाब दिया, ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम भी एक कहानी सुना रहे और इस कहानी में राजा के तीसरे बेटे ने जो बात कही थी कि जिस व्यक्ति को हम जो भी सजा दे रहे हैं उसे सजा सुनाने से पहले, चाहे वो किसी भी प्रकार की सजा हो, मृत्युदंड की हो या आम सजा हो, लेकिन उसे अपराधी घोषित करने से पहले हमें उचित ढंग से उसकी जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। वो दोषी है या निर्दोष है, इसकी जांच पड़ताल अवश्य कर लेना चाहिए। और इसी बात को समझाने के लिए राजकुमार ने, अब राजा को जब राजकुमार की बात वो सुनते हैं तो कहते हैं कि हाँ, तो तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हारे इस बात से तुम्हारे विचार हमें पता चल रहा है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को हमें सजा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उचित ढंग से अगर हमने निर्दोष व्यक्ति की जांच पड़ताल नहीं की तो दोषी न होते हुए भी निर्दोष व्यक्ति को हम मृत्युदंड देकर उसको हम बिना वजह उसको सजा देंगे। तो इसीलिए निर्दोष व्यक्ति को हमें दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तो इस बात को साबित करने के लिए तीसरे राजकुमार ने राजा को एक कहानी सुनाई। अब हम भी उस कहानी को सुनते हैं। ऐसा कहकर राजकुमार ने कहानी सुनाई। विदर्भ देश के राजा के पास एक अनोखा तोता था। अब देखिए, जैसे अवध राज्य का राजा है, वैसे ही विदर्भ देश का एक राजा था और उसके पास एक अनोखा तोता था। उस तोते का नाम हिमशुक था। अब देखिए, विदर्भ के राजा के पास जो तोता था उसका नाम क्या रखा हुआ था? हिमशुक। वह महल में पालतू पक्षी की तरह रहता था। हिमशुक बड़ा चतुर था। वह कई भाषाओं में बात कर सकता था। बुद्धिमान इतना था कि अक्सर राजा भी महत्वपूर्ण मामलों में उसकी राय लिया करता था। अब देखिए, विदर्भ के राजा के पास जो हिमशुक नाम का जो तोता था वो बहुत ही बुद्धिमान था, चतुर था और अन्य पालतू जानवरों के समान वो राजा के महल में रहा करता था। और उसकी विशेषता यह थी कि उसे उस हिमशुक नामक तोते को कई भाषाओं का ज्ञान था। बुद्धिमान और चतुर होने के कारण राजा भी कभी कभी उसे हर समय कभी कभी अगर कोई सुझाव उसके पास नहीं होता था तो महत्वपूर्ण मामलों में हिमशुक से राजा क्या करता था? विदर्भ देश का राजा उसे सलाह मशवरा किया करता था। हिमशुक जो था वो पिंजरे में नहीं रहता था। वह अपनी इच्छा के अनुसार आजादी से घूमता रहता था। एक दिन सवेरे वह महल से उड़कर जंगल की ओर निकल गया। वहाँ संयोग से उसकी भेंट अपने पिता से हो गई। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अधिकतर जो पिंजरे में रहने वाले जो पक्षी होते हैं, चाहे तोता हो, मैना हो, कोयल हो या अन्य कोई पक्षी हो, वो हमेशा क्या किया जाता है? उन्हें उन्हें पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। लेकिन यह जो हिमशुक नामक जो तोता था उसे राजा ने अपने महल में किसी भी पिंजरे में बंद करके नहीं रखा था, बल्कि वह आजाद था और आजादी के कारण वह पूरे महल में या महल के बाहर आजादी से घूमता था। तो ऐसे ही एक दिन बड़े सवेरे वह क्या करता है? महल से उड़कर जंगल की तरफ जाता है और उसी समय संयोग से उसे अपने पिता से
भेंट हो जाती है। तुमसे मिलकर मैं कितना प्रसन्न हुआ हूँ। उसके पिता ने कहा, तुम्हारी माँ भी तो तुमसे मिलकर इतना ही प्रसन्न होगी। क्या तुम 2-4 दिन के लिए घर नहीं आ सकते? घर आने की तो मुझे भी बड़ी इच्छा थी, हिमशुक ने कहा, मगर इसके लिए मुझे राजा से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर जो हिमशुक है वह अपने राजा के प्रति कितना ईमानदार है, इसका वर्णन भी इसे ईमानदार है। वह किस प्रकार से ईमानदार है इसका वर्णन भी यहाँ पर किया गया है कि देखो जब महल से बाहर जंगल की तरफ उड़ने लगता है तो उसे अपने पिताजी मिल जाता है। पिताजी से मिलकर उसे बहुत प्रसन्न होता है, आनंदित होता है वो। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं कि तुम अगर 2-4 दिन घर आ जाओगे तो इससे तुम्हारी माँ से भी तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी और तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन अगर वह चाहता, हिमशुक चाहता, तो उस समय बिना राजा की अनुमति लिए वह अपने पिताजी के साथ अपनी माँ से मिलने के लिए उसके घर जा सकता था। लेकिन नहीं, वह राजा के प्रति ईमानदार था और इसी कारण जो राजा ने उसे आजादी दी थी, जो राजा ने उसे स्वतंत्रता दी थी, उसका वह अनुचित उपयोग नहीं करता है। वह अपने पिताजी से क्या कहता है कि मुझे भी घर पर आने की इच्छा है, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मेरे राजा से मुझे अनुमति लेनी होगी। राजा ने अगर मुझे अनुमति दी तो ही मैं आपके साथ हमारे घर आ पाऊंगा। महल वापस आकर हिमशुक ने राजा से घर आने की आज्ञा मांगी। शुरू में तो राजा उसे जाने देने के लिए राजी नहीं हुआ। वह हिमशुक को बहुत मानता था और अपने से अलग नहीं करना चाहता था, पर अंत में वह मान गया। उसने हिमशुक को घर जाने की अनुमति दे ही दी। तो इस प्रकार देखो फिर वह जंगल से अपने राजा के महल आ जाता है हिमशुक, और राजा से वह अपने माँ से मिलने के लिए जंगल में जाने की बात करता है, आज्ञा मांगता है। शुरू में तो राजा उसे मना करता है, क्योंकि राजा को भी पता है कि राजा का मन उसके बिना नहीं लग सकता है, राजा उसके बिना नहीं रह सकता था, इसीलिए वह पहले शुरुआत में उसे आज्ञा नहीं देते हैं। लेकिन राजा है ना हिमशुक से बहुत प्यार करता था। वह भी चाहता था कि हिमशुक नाराज न हो, और इसीलिए शुरू में वो राजी नहीं होता है, लेकिन बाद में हिमशुक मनाता है और वह अपने से अलग नहीं करना चाहता था राजा हिमशुक को। फिर भी हिमशुक को वह दुखी नहीं देख सकता था राजा, इसीलिए अंत में राजा उसे अपने घर जाने की अनुमति दे देते हैं और इस प्रकार हिमशुक को अनुमति राजा के द्वारा मिल जाती है। तो बच्चों, अब तक हमने कहानी में देखा कि राजा के तीनों बेटों में से एक पुत्र को राजा उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और इसीलिए वे उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। तीसरा बेटा जो है अपनी बात को समझाने के लिए राजा को एक और कहानी बताता है हिमशुक की। अब राजा जब हिमशुक को अपने परिवार से मिलने के लिए जंगल में जाने की अनुमति देता है, तो उसके बाद क्या होता है, हिमशुक अपने परिवार में जाने के बाद क्या राजा से मिलने के लिए वापस आ जाएगा, राजा के महल में वो वापस आता है या नहीं, इसको हमें पढ़ना है, समझना है, लेकिन उसको हम विस्तार से इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।